पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राशन कार्ड धारकों के खाते में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों की संख्या 1,68,00,000 है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार के रहने वालों को पूरी मदद मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अगर बिहार के बाहर के हैं, बिहार में हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो, और हमारे बिहार के ही लोग हैं अन्य स्थान पर, जैसे पटना राजधानी है, यहाँ है, तो इन सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया। और वो आपदा सहायता केंद्र के रूप में वहाँ पर लोगों के रहने का प्रबंध, लोगों के भोजन का प्रबंध, ये सब काम जो आपदा पीड़ित इलाकों में किया जाता रहा उसी तरह से किया जा रहा है। अब उसी तरह से अब जो भी हमारा जितना भी बाउंड्री का, बॉर्डर का इलाका है दूसरे राज्यों के साथ, तो उन सभी जगहों पर भी इसका इंतजाम किया गया। अब बीच के अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी लोग बाहर से आ गए, अब उनको गांव तक पहुंचा दिया गया। अब इसके बाद भी वहां रखा गया। अब बाहर से आने वाले की संख्या नहीं है, न के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आए, कहीं से भी आएगा, तो उसको बाउंड्री पर अनेक जिलों में इसका प्रबंध किया गया। लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा, लोगों के भोजन का प्रबंध किया गया। अब जो हमारे बाहर से लोग आ गए, अपने राज्य के लोग, उन सब लोगों को भी गांव तक पहुंचाने का, या जिस शहर के रहने वाले वहाँ तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और उसके बाद ये कहा गया सब लोगों से कि भाई इनके लिए अलग से इंतजाम रखा। सब मिला करके 3000 से भी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन करके अब अलग अलग राज्यों में अपनी समस्याएं बताई, और यहाँ पर एक बड़ी टीम बना करके एक एक व्यक्ति से बात किया गया। पूरे देश के विभिन्न कोनों में क्या तकलीफ है आपको, और उनके तकलीफ को दूर करने के लिए वहाँ के राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है। और हम लोगों ने भी तय कर दिया कि हमारे लोग जो दूसरी जगह कहीं ना कहीं कोई काम में वहाँ रहते हैं या गए हुए थे, वहाँ फंस गए हैं, अब उनको दिक्कत हो रही है, तो राज्य सरकार की तरफ से भी जान लीजिए, हम लोग उनको भी, यानी जो कुछ भी करना है वहाँ के सरकार को तो हम लोग आग्रह कर ही रहे हैं, और हर जगह राज्य सरकारों के द्वारा दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनकी सहायता की कोशिश की जा रही है। कोरोना को लेकर जारी सतर्कता के बीच भागलपुर पुलिस भी कमर कस चुकी है। सड़कों पर निकलकर पुलिस लोगों को सचेत कर रही है, आगाह कर रही है, और ड्रोन कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है ताकि सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। आवश्यक रूप से घरों से नहीं निकले। देश भर में लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। भागलपुर के गली मोहल्ले भी वीरान पड़े हैं और पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। बीच सड़क पर अनाउंसमेंट कर रहे पुलिस अधिकारी, आपसे अनुरोध है कि इस बीमारी से बचाव हेतु आप अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। और आसमान में उड़ रहा ड्रोन कैमरा लॉकडाउन की निगरानी में है। ये नजारा भागलपुर के नाथनगर इलाके का है, जहां सुनसान सड़क पर यदि कुछ नजर आ रहा है तो बस पुलिस की गाड़ी और वर्दीधारी। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन को लेकर किस तरह से वॉरियर्स पुलिस जो है वो किस तरह से निगरानी कर रही है वो देख सकते हैं। न केवल जो वॉरियर्स हैं इस कोरोना के जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन वॉरियर्स विभिन्न चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था के साथ साथ जो है सुरक्षा का काम कर रहे हैं, बल्कि लगातार जो है वह निगरानी भी कर रहे हैं, किसी तरह की आम लोगों को परेशानी नहीं हो। तो कोरोना योद्धा बन चुके ये पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगे हैं। भीड़ भाड़ और संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है, हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि लोग महफूज रह सकें। लोगों को अवेयर करते हैं, बीमारी से बचाव का जो तरीका है, अपने घरों में रहे, एक दूसरे से अलग थलग रहे, सैनिटाइज रहे। लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस जो है जरूरी है, और इसी सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो है पुलिस के द्वारा यह काम किया जा रहा है, बल्कि कहे कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि लॉकडाउन का पालन जो है सही और सुनिश्चित हो सके। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर।
तो सिर्फ भागलपुर में ही नहीं, गया में भी लॉकडाउन के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस भी गश्ती कर रही है। लोगों को सड़क पर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है। गया के पहाड़पुर, मिलिट्री कैंट और कोतवाली थाना इलाके से एक लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव उनके आने के बाद से फिलहाल एहतियात और सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने 3 किलोमीटर तक के इस इलाके को सील कर दिया है। जा रहा है कि जो बाहर निकलने वाले हैं बिना काम के, उसको चिन्हित किया जा रहा है कि ये लोग क्यों निकल रहे हैं, बाहर कितना लोग निकल रहे हैं जो बिना काम के निकल रहे हैं, कौन काम से निकल रहे हैं, उसको चिन्हित किया जा रहा है। जो बिना काम के निकल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए। तो पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में आप कहीं बाहर जाने की अगर योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हां, क्योंकि हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती को साफ दर्शाती है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां कुछ लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस सरेआम उठक बैठक कराती हुई नजर आई। इसके साथ ही पुलिस घर से नहीं निकलने की हिदायत भी देती हुई नजर आई। तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि पुलिस कितनी सख्त है और लोगों से ये आग्रह भी कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। बिल्कुल उल्लंघन तो कर रहे हैं और हम लोग उसका कोशिश कर रहे हैं कि उल्लंघन ना करें। हाँ जी, पनिश तो कर रहे हैं। जो ऐसे अनलीगल चल रहे हैं और वायलेशन कर रहे हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग नहीं चले रोड पर और घर में शांति से बनाकर घर पर रहें अपना। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे ने रोगियों के लिए बड़े पैमाने पर आइसोलेशन कोच बनाने शुरू कर दिए हैं। स्लीपर और जनरल कोच में आइसोलेशन का काम किया जा रहा है। फिलहाल 2 कोच में ये काम जारी है। 13 अप्रैल तक 55 कोच तैयार करने की उनकी योजना है। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन कोच का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। देश भर में एक और जहां कोरोना को लेकर लॉकडाउन लागू है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से निपटने के लिए अब रेलवे भी तत्पर हो गया है। रेलवे किस तरह से एक्टिव है इसकी एक वानगी आप देखिए। ECR का जो ये कोच है रेलवे का, उसको आइसोलेशन कोच के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। लगातार इस पर काम चल रहा है और ECR के अधिकारी दिन रात इसको आइसोलेशन कोच के रूप में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इस कोच की क्या खासियत है और एक्चुअल में इसमें किस तरह की विशेषताएं होंगी, किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो कोरोना पेशेंट होंगे उनके लिए, इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है? मैं अशोक कुमार, सीनियर कोचिंग डिपो ऑफिसर, राजेंद्र नगर। किस तरह से आप आइसोलेशन कोच के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं जनरल कोच को? ये जनरल और स्लीपर क्लास कोचेज हैं जिसमें कि हम लोग को कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि मॉडिफाई करके आइसोलेशन कोच में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मिडिल बर्थ थी उसको हम लोगों ने हटा दिया है। इसके अलावा ये कोट हुक्स और जो पेशेंट जो आएंगे अगर, तो उनके लिए जो अलग से हम लोग ने बोतल होल्डर्स की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही साथ डस्टबिन्स प्रोवाइड किए गए हैं कोचेज में और इसके साथ ही टोटल 9 केबिन्स में कंपार्टमेंट को बांटा गया है और जिसमें कि एक केबिन ईयर मार्क किया गया है पेशेंट्स और डॉक्टर और नर्सेज के लिए। बाकी जो 8 केबिन है उसमें जो पेशेंट्स उनको रखा जा सकता है। ये कितने ऐसे कोच हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना है आइसोलेशन कोच? अभी हम लोग को 55 कोच चिन्हित किए गए हैं जो कि फर्स्ट स्टेज में हम लोग कर रहे हैं और उसमें से फ्राइडे तक हम लोग का टारगेट है कि 10 कोच कंप्लीट कर लेंगे। टोटल जो टाइम फ्रेम है वो कितने दिन है? टोटल हमारा 13 तारीख तक 55 कोच हमको कंप्लीट करने हैं। 13 अप्रैल तक? 13 अप्रैल फिर तक। इसको कैसे आप प्रोवाइड करेंगे आम लोगों को? कैसे रेलवे फिर कहाँ इसको भेजेगा? यूटिलाइजेशन जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा जैसा सूचना मिलेगी या निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार से यूटिलाइज कर देंगे। तो ये जो फिलहाल रेलवे के अधिकारी काम कर रहे हैं इस पे आप लोग 24 आवर्स काम कर रहे हैं या फिर इसके लिए कोई टाइम फ्रेम? इसमें हम लोगों ने जो जितने कम से कम स्टाफ को बुलाया जा सकता है जिससे कि ये हम लोग वार फुटेज पे ये काम करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो बेसिक मॉडिफिकेशन में जो आइटम्स हमको चाहिए थे उसकी हम लोग ने परचेज करके किसी तरह हम लोग कोच को जो हमारी निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर पूरा करने का लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं। कि जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 13 अप्रैल तक ये सारे कोचेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और अगर संक्रमण बढ़ता है तो फिर कोरोना के रोगियों के लिए ये आइसोलेशन वार्ड कारगर साबित होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। जाहिर है इसकी वजह से पटना का हनुमान मंदिर भी बंद है और ऐसे में इस बार रामनवमी पर होने वाले अनुष्ठान में भक्तों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
हालांकि जियो मोबाइल पर इसका प्रसारण होगा। मंदिर प्रबंधन ने लोगों से जियो पर प्रसारण देखकर पूजा पाठ की अपील की है। लोगों से अनुरोध किया गया है प्रबंधन समिति के तरफ से कि उन्हें जियो पर लाइव महावीर जी का दर्शन होगा। जो कर्मकांड है, महावीर मंदिर का जो कर्मकांड है, रामनवमी का जो कर्मकांड है, वो भक्त अपने घर पर। हाँ, सही सुना आपने। लॉकडाउन की वजह से इस बार रामनवमी के दिन भी महावीर मंदिर बंद रहेगा, लेकिन राम भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए जियो मोबाइल पर पूजा का प्रसारण होगा। महावीर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि फेसबुक पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील है कि वे अपने घरों से रामनवमी पर पूजा पाठ करें। अनुरोध भक्तों से होगा कि वे लाइव दर्शन कर ले, जिनके पास जियो मोबाइल है या ऐप है। जिनके पास दोनों में से कुछ नहीं है, भक्तों के आग्रह पर परसों से महावीर मंदिर में हनुमान जी की जो आरती होती है, महावीर मंदिर के फेसबुक पर डाला गया है, वेबसाइट पर भी डाला गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बाद सबसे ज्यादा भक्त महावीर मंदिर में ही जुटते हैं। इस मौके पर भव्य झांकी और शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। अपने तमाम पटना वासियों से ही आग्रह करूं कि रामनवमी का इस वर्ष का पूजा हम लोग अपने अपने घरों में करें, अपने घरों में ही राम ध्वज लगाएं और कहीं ना कहीं रामनवमी को इस बार प्रार्थना करें कि अगले साल हम लोग भव्य रामनवमी करें। इतिहास की यह पहली घटना है जब मंदिर का पट इतने दिनों के लिए बंद किया गया है। जाहिर है भक्त मायूस हैं, लेकिन प्रबंधन और समारोह से जुड़े लोगों ने निराश नहीं होने की अपील की है। हालांकि जियो के लाइव प्रसारण से भक्तों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर सिवान से, जहां पर सिविल सर्जन पर गाज गिरी है। डॉक्टर आशीष कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, सिवान से बड़ी खबर, सिविल सर्जन पर गाज गिरी है। डॉक्टर आशीष कुमार को निलंबित किया गया है। आपको बताते चलें, कोविड-19 को लेकर लापरवाही का इनके ऊपर आरोप, जिस बाबत ये कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश इस वक्त जारी। क्या देश में कोरोना का संक्रमण फैलाया जा रहा है? क्या इंसानों की जान से जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैल रहा है और जमात के प्रमुख हैं कि अपने ही समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देश के खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए इसे समझिए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है। विश्व की बस एक ही चिंता है कि कितनी जल्द कोरोना काल खत्म हो जाए। भारत भी संक्रमण के बुरे दौर से गुजर रहा है। हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें। शासन और प्रशासन लॉकडाउन के इस दौर में सख्त और कड़े कानून बनाकर लोगों से पूरी तरह सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। इन सब के बीच दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका अचानक सुर्खियों में आ जाता है, जहां तबलीगी जमात का मुख्यालय है। सभी की निगाहें देश की राजधानी पर टिक जाती हैं। कोई कुछ समझ पाता तब तक देश के कई राज्यों से कोरोना पीड़ितों की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगता है। निजामुद्दीन में आयोजित जमात में शामिल लोग जिन जिन राज्यों में पहुंचे थे, वहां से लौटने के बाद उन प्रदेशों में संक्रमण तेजी से फैलने लगा। ये हाल दिल्ली से असम और हरियाणा से तमिलनाडु तक का है। क्या बिहार और क्या झारखंड? मुस्लिम धर्म प्रचारकों के जरिए संक्रमण तेजी से फैलने लगा। जहां लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद किस तरह की जुबान बोल रहा है, उसे सुन लीजिए। क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है
कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो। मौलाना साद खुद को जिस कौम का रहनुमा बताता है, वो धर्म को ढाल बनाकर कोरोना जैसे खतरनाक संक्रमण को नजरअंदाज कर रहा है। उसका एक और बयान सुनिए, समझ आ जाएगा कि ऐसे तथाकथित धर्मगुरुओं की मानसिकता कैसी है। एक प्रोग्राम बनाया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने तबलीगी मकरज के प्रमुख मौलाना साद और प्रबंधन से जुड़े लोगों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम की धाराओं और आपराधिक साजिश रचने के केस में एफआईआर दर्ज कर लिया है। निजामुद्दीन के मरकज को खाली करा दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि ऐसे मौलाना धर्म विशेष के लोगों को क्यों भड़का रहे हैं और क्यों खुद को देश और कानून से ऊपर बताया जा रहा है। फिलहाल 28 मार्च के बाद से मौलाना साद का कोई अता पता नहीं है। वो कहां है, कहां छिपा है, किसी को पता नहीं। ऐसे धर्म के कथित ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरी दुनिया कोरोना से तबाह हो रही है और इस तबाही में बड़ी लापरवाही सामने आई है तबलीगी जमात की। जाहिर है दूसरे मामलों की तरह बिहार में इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष के लोग बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी तबलीगी जमात पर हमला कर रही है। लॉकडाउन और उसके कुछ दिन पहले बिहार में विदेश से कई लोग पहुंचे, जिसमें दूसरे देश के लोग भी शामिल हैं। इन्हीं लोगों में तबलीगी जमात के भी कई मौलाना और सदस्य हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इनके बिहार पहुंचने और जांच नहीं होने पर विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो बिहार सरकार को मालूम होना चाहिए था। इनका टोटल फेलियर दर्शाता है। कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर किट की व्यवस्था हो, सही से उपचार की व्यवस्था नहीं है इनके पास, लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्या करेगा लोग? तबलीगी जमात वाले कुछ मौलाना या कुछ दूसरे लोग दीघा से जिनको रिकवर किया गया था, उनकी जांच तक नहीं कराई गई। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या ये लापरवाही नहीं है? इधर मामला सामने आने के बाद सत्ता पक्ष बैकफुट पर दिख रहा है। जेडीयू की माने तो मरकज के लोगों ने जानकारी छुपाई, वहीं बीजेपी ने महामारी के समय इस तरह की बैठक को लेकर तबलीगी जमात पर निशाना साधा है। तबलीगी मरकज में जो लोग शामिल हुए, उनमें किन राज्यों में कितने लोग गए, ये सूचनाएं काफी बाद में मिली हैं। इसलिए ये आरोपों प्रत्यारोपों का वक्त नहीं है। वैसे समय में जिस प्रकार से जमात के लोगों ने एक कह सकते हैं कि अपराध किया है, निश्चित रूप से वो अपराध का जो परेशानी है वो सबसे पहले उनके समाज और सभी भारतवासियों पे आने वाली है। हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रही है। ऐसे में छोटी लापरवाही भी भारी हो सकती है। ऐसे में तबलीगी जमात के लोगों की जानकारी न होना सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन नेताओं का क्या है? उनके पास बस मुद्दा होना चाहिए, सियासत शुरू हो जाती है। पटना से रवि एस नारायण और साकेत कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां सदर अस्पताल में 9 बांग्लादेशी सहित 11 लोगों को कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच कराई गई है। हालांकि इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के कर्मी कुछ भी फिलहाल कहने से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी कोई बयान इस बाबत नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इन संदिग्ध मरीजों पर पैनी नजर जरूर रखी जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने मौके का जायजा लिया। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश संघर्ष कर रहा है, उससे पर जीतने की तैयारी कर रहा है। इस बीच समस्तीपुर में आज बांग्लादेशी 8 से 10 बांग्लादेशी को इस एम्बुलेंस से अभी सदर अस्पताल लाया गया है। वो आपको छत पर जो अभी सदर अस्पताल के ये ओपीडी वार्ड है, जहाँ के छत पर ये रखा गया है। हालांकि इस बारे में प्रशासन कुछ भी नहीं बता रही है। ये समस्तीपुर शहर के धर्मपुर बताया जा रहा है, जो धर्मपुर से इन लोगों को पुलिस जाकर के लाई है। उसके बाद आइसोलेशन वार्ड जो होटल डबल ट्री को बनाया गया है, वहाँ
रखी, जिसके बाद अभी जांच की प्रक्रिया पूरा करने के लिए यहाँ लाई गई है। लेकिन इस मामले में प्रशासन के तरफ से अब तक कुछ भी नहीं बताया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क। सुपौल के पिपरा खुर्द मदरसे में दिल्ली से लौटे 5 मौलवियों को आइसोलेट किया गया है। दिल्ली की जमात में शामिल होकर ये सुपौल आए थे। जानकारी के अनुसार कुल 14 लोग मस्जिद में थे, जिनमें 7 लोग दरभंगा के लिए निकल चुके हैं। पुलिस ने मदरसे के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। फिलहाल बाहर से पिपरा खुर्द मस्जिद में करीब 14 आदमी ठहरे हुए थे। जाकर के पता किया गया तो अभी वर्तमान में वहाँ 6 आदमी ठहरे हुए हैं, जिसमें से 5 आदमी दिल्ली के हैं और 1 आदमी मोतिहारी के हैं। 8 लोग चले गए, 6 आदमी अभी भी ठहरे हुए हैं। इनका मेडिकल चेकअप हुआ है, लेकिन सभी 5 दिल्ली के हैं और 1 यहाँ के हैं। अभी अलग अलग रह रहे हैं। हमने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिया है तो किस तरह से दिल्ली भेजा जाए, वापस लौटाया जाए। और इस बीच बड़ी खबर, सीबीएसई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाह है, जिसमें सीबीएसई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से सलाह दी गई है 8वीं तक के छात्र को बिना परीक्षा के प्रमोशन दे दिया जाए। यानी कि देश के कई स्कूलों में अब तक परीक्षा नहीं हो पाई है और इस बाबत 9वीं से 11वीं तक के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन हो और उन्हें प्रमोशन दे दिया जाए, यानी कि उन्हें इसके आगे के स्टैंडर्ड में जाने दिया जाए और परीक्षा के बगैर इन छात्रों को प्रमोट किया जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया के कई गांव में बैरिकेडिंग कर दी गई है। महिलाओं ने घर के दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा बनाई है और दरवाजे पर लाल कपड़े से ये बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरें खीजरसराय प्रखंड के शहबाजपुर गांव की हैं। महिलाएं इस तस्वीर के जरिए संदेश भी दे रही हैं कि कोई घर से बाहर न निकले। गया के डीएम ने महिलाओं के इस प्रयास की तारीफ की है। लक्ष्मण रेखा खींचे हैं इसीलिए कि कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, हम लोग डर गए हैं, तो अंदर रहना चाहते हैं कि हम लोग को बीमारी न हो, अगला आदमी भी इसी तरह से रहे, सुरक्षित रहे। दरवाजे को आप लक्ष्मण रेखा मान लीजिए और उसके बाहर मत निकलिए। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे खिजरसराय की कुछ महिलाएं, कुछ माताएं और बहनों ने इसको सुनिश्चित किया है और अपने अपने दरवाजे पर उन्होंने फीता टांग दिया है, लाल कपड़ा लगा दिया है या कई जगह टेप लगा दिया है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें।